Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu analysis for 18th of September 18 सितंबर का एनालिसिस देखेंगे। आज मैं आपको डायरेक्ट एनालिसिस बता रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बता देता हूँ फ्रॉम द फ्रंट पेज। पहले स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस विश्वकर्मा स्कीम। तो प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना जो है वो चालू कर दी है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, याद रखिएगा। देखो दो तीन तरीके की स्कीम होती हैं, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम। आपको ये बताना है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस है। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में लगभग 13,000 करोड़ का जो रुपया है वो सेंटर देगा, प्रोवाइड करेगा 2023-24 से लेकर 2027-28 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो 23-24 से शुरू होगी और 27-28 तक ले जाएगी। यानी इस स्कीम का मेन एम है, जो गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में चलती आ रही है, वो ट्रेडिशनल स्किल्स, ट्रेडिशनल जो आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट पीपल हैं, उनको जो हाथ से टूल से काम करते हैं, उन लोगों में ये चीज़ आगे बढ़ाना है। और बेसिकली वही है कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो इम्प्रूव करनी है। जो ऐसे क्राफ्ट पीपल बना रहे हैं, आर्टिजन्स बना रहे हैं, इसके लिए भले उनको ट्रेनिंग देनी पड़े, उनको कुछ सपोर्ट देना पड़े, उनको मटेरियल देना पड़े, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम बेसिकली जो आर्टिजन्स है और क्राफ्ट पीपल है, आर्टिजन्स और क्राफ्ट पीपल वाले जो गांव में बनाते हैं ना कुछ चीज़ें रंग बिरंगी, जैसे भदोही आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बनारस के पास जो कि कालीन बनाती है, बहुत ज़्यादा फेमस है हालांकि वहाँ की कालीन, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक क्राफ्ट का एग्जाम्पल है। तो वहाँ के जो लोकल आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट पीपल हैं, उनको रिकॉग्निशन दिया जाएगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत। इसमें बेसिकली इनको एक विश्वकर्मा सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, ID कार्ड दिया जाएगा, क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का। पहले ट्रांच में 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट सपोर्ट है, और सेकंड ट्रांच अगर मतलब एक बार आपने लिया और पैसा चुका दिया तो आपको 2 लाख सेकंड उसमें मिलेगा, और ये केवल और केवल आपको 5% के इंटरेस्ट पे मिलेगा। द थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड एट 5% इंटरेस्ट, है ना। और इसका बेसिकली एक एम और भी है, स्किल अपग्रेडेशन। इसी स्कीम में आर्टिजन्स का, क्राफ्ट पीपल का जो स्किल है उसको डेवलपमेंट में किया जाएगा, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम्स के बारे में याद रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। सेंटर प्लान्स टू रिकॉल RAF फ्रॉम मणिपुर। RAF क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स है। ये स्पेशलाइज्ड एंटी राइट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है। स्पेशलाइज्ड एंटी राइट, याद रखिएगा, स्पेशलाइज्ड एंटी राइट आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है। मणिपुर में भी इसको अडॉप्ट किया गया था, रखा गया था रैपिड एक्शन फोर्स को। वहाँ से हटाने के बारे में सेंटर जो है वो प्लान कर रहा है। एक्चुअली एक बहुत सारी रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि सेंटर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कहाँ पे RAF लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं RAF लगाना चाहिए। RAF को रेगुलर CAPF की जैसे ट्रीट किया जा रहा है, और वहाँ पे मणिपुर जैसी जगह में इसको रख दिया गया है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको RAF के बारे में बता दूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि RAF जो है वो एक स्पेशल ब्रांच है CRPF की। याद रखिएगा, रैपिड एक्शन फोर्स जो होती है वो एक स्पेशल ब्रांच होती है CRPF की। CRPF आप सबको पता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोलते हैं CRPF को। और CRPF जो है वो एक तरीके का CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत ही आते हैं। CRPF हो गया, CISF हो गया, BSF हो गया, SSB हो गया, या ITBP हो गया, ये सारे CAPFs में आते हैं। और CRPF का एक स्पेशलाइज्ड विंग जो है वो RAF कहलाता है, कि रैपिड एक्शन फोर्स कहलाता है। इसको बनाया गया था अक्टूबर 1992 में बनाया गया था। और इसका मेन एम क्या है कि ये डील करता है रायट से, या रायट जैसी सिचुएशन से, क्राउड कंट्रोल या रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, इन सब जैसे चीज़ों से ये डील करता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। RAF को हेड करता है ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ IG, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की रैंक का ऑफिसर इसको हेड करता है। और RAF का एक जो यूनिफॉर्म होता है ब्लू कलर्ड केमोफ्लाज पैटर्न होता है, विच सिंबलाइजेस पीस। मोटो है सर्विंग ह्यूमैनिटी विद सेंसिटिव पुलिसिंग। तो RAF के बारे में ये थोड़े फैक्ट्स थे जो आपको बताने थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ आइटम्स हैं। तो अगर हम लास्ट से आएँ तो यहाँ पे एक न्यूज़ आपको दिखेगा मून क्वेक्स के बारे में, टेस्टामेंट टू द लूनार ऑर्डियल। तो अर्थक्वेक आप सबको पता है, जो अर्थ में शेकिंग ऑफ द अर्थ होती है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स जब शिफ्ट करते हैं, आप सबको पता होगा, उसी कारण से अर्थक्वेक्स आते हैं। अब क्या है कि क्या ये केवल अर्थ में आते, तो ऐसा नहीं है। द स्मॉल ट्रेमर्स हैव बीन डिटेक्टेड ऑन द मून एज वेल। मून में भी स्मॉल ट्रेमर्स आते हैं। हालांकि वहाँ पे हो सकता है टेक्टोनिक प्लेट्स रीजन ना हो। तो मून जो है प्रैक्टिकली इट इज़ ग्रोनिंग फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस फ्रॉम 121 डिग्रीज टू -133 डिग्री सेल्सियस। तो जो मून में रीज़न है वो है एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होता है,
क्या आप सबको पता है जब बहुत ठंडी कोई चीज़ होगी और जब बहुत गर्म करते हैं तो एक्सपैंड करती है, ठंडी करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है ना। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस कारण से मून इज ग्रोनिंग फ्रॉम इनसाइड बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर रेंज। द टेम्परेचर रेंज इज 121 डिग्रीज टू -133 डिग्रीज, है ना। एंड इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज रेंज ऑफ 250, मतलब 250 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं। तो ये जो है इस कारण से जो है वहाँ पे स्ट्रेन बढ़ता है। दिस स्ट्रेन लीड्स टू द सीस्मिक एक्टिविटीज ऑन द मून विच आर नोन एज द मून क्वेक्स। ठीक है, इसके अलावा मून क्वेक्स का दूसरा रीजन क्या है? मीटियोर्स। कई बार जैसे अर्थ पे कई बार आपने देखा हो मीटियोर्स आते हैं, उसी तरीके से मून पे भी कई बार मीटियोर्स आते हैं। तो ये जब मीटियोर्स मून पे जाते हैं तो वहाँ पे अर्थक्वेक या शेकिंग, वहाँ पे शेकिंग और वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जिनको मून क्वेक्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा देर इज नो एटमॉस्फेयर इन द मून दैट अलाउज इवन स्मॉल इम्पैक्ट टू द पावरफुल इनफ टू डिफॉर्म द ग्राउंड। तो ऑब्वियसली बात है जब वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो कोई भी अंदर आने वाली चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लगता है। तो कोई भी चीज़ अगर गिरती है तो बड़े इम्पैक्ट से गिरती है, और इम्पैक्ट से अगर गिरेगी तो ऑब्वियसली बात है इट कैन कॉज ट्रेमर्स एंड ऑल, शेकिंग एंड ऑल। ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी क्वेक्स हैं जिनको मून क्वेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से हिदायत दी गई है गवर्नमेंट इंडिया के लिए और दूसरे कंट्रीज़ के लिए जो मून में जाकर के वहाँ पे लूनार सरफेस में कुछ करना चाहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जापान के साथ हम मिलकर के वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी बनाने का सोच रहे थे मून एंड ऑल पे। तो वो सब समझने के लिए पहले हमको मून क्वेक्स को स्टडी करना पड़ेगा, उनके कॉजेज़ को स्टडी करने पड़ेगा, है ना, तब जा करके वहाँ पे हम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि टॉपल न कर जाए। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं। अगला आर्टिकल है कैट्स आर हंटिंग डाउन इंडियाज बर्ड्स। तो यहाँ पे बात चल रही है कैट्स की कि किस तरीके से उनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और क्यों वो जो है बर्ड्स की पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। तो यहाँ पे कैट्स जैसे कि कैट्स में सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो है वाइल्ड कैट्स। दे आर फेलिस सिल्वेस्ट्रिस, इसका नाम देखो लिखा गया है यहाँ पे, फेलिस सिल्वेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। वाइल्ड कैट्स होती हैं एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट डोमेस्टिकेटेड ऑल्सो। पहले बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकेट भी की गई थी, फर्स्टली डोमेस्टिकेटेड इनफैक्ट, है ना। उसके बाद ये जो है 100 वर्स्ट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ में ये आते हैं। ठीक है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े रीज़न है ये कि क्यों ये इन्वेड कर रहे हैं और क्यों बर्ड्स को खाते हैं। आपको पता होगा कैट्स जो हैं बर्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। इसके अलावा कैट का जो सलाइवा होता है उसमें होता है बैक्टीरिया जिसको बोलता है पास्चरेला मल्टोसीडा। याद रखिएगा, पास्चरेला मल्टोसीडा नाम का एक जो बैक्टीरिया है वो होता है आपके कैट्स के सलाइवा में, और उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो कई बार कैट्स को नुकसान पड़े, मतलब कि अगर बर्ड्स को नॉर्मल नुकसान नहीं भी हो रहा है उसके कारण, लेकिन इस कारण से हो जाएगा, इसके बैक्टीरिया के कारण। तो याद रखिएगा। तो अब इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? तो जो एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स हैं उन्होंने एक पॉलिसी एडवोकेट की जिसका नाम है TNR पॉलिसी। TNR पॉलिसी मतलब ट्रैप, न्यूटर और रिटर्न। ट्रैप, न्यूटर, रिटर्न मतलब कि आप पहले उसको पकड़ो फिर उसको स्टरलाइज करो, चाहे स्ट्रे कैट हो या स्ट्रे डॉग हो, उनको ट्रैप करो, स्टरलाइज करो और फिर वापस भेज दो। अच्छा, स्टरलाइज करने से क्या होगा कि उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, है ना, फिर बाद में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। अब दिक्कत इसमें यह है कि कैट्स को ट्रैप करना बड़ा टफ है, मतलब कि डॉग्स को ट्रैप करना जितना आसान है उतना ही कठिन कैट्स को ट्रैप करना है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि क्यों ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता TNR पॉलिसी। तो दैट इज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन दिस आर्टिकल। एक और चीज़ डिस्कस की गई इस आर्टिकल में वो है स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स रिपोर्ट, जो कि बिल्कुल अनएम्बिगस तरीके से बोलती है चीज़ कि इंडिया की जो बर्ड डाइवर्सिटी है वो पेरिल में है। इंडिया की बर्ड डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा खतरे में है, और इस तरीके से जो अटेम्प्ट्स हैं हमको ये करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम कैट्स को कम कर सकें, किस तरीके से हम उनके द्वारा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है बर्ड्स के ऊपर उनको कम किया जा सके। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर, वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मिलिट्री लीडर्स ऑफ माली, नाइजर एंड बुर्किना फासो हैव साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है ये, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिहाज से भी। नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने मिलकर के एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया है। ये जो एक्चुअली इन तीनों कंट्री की एक हिस्ट्री है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन तीनों कंट्री के बीच का जो रीजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो, नाइजर ये है, माली ये है और यहाँ पे आपका बुर्किना फासो नीचे है। इन तीनों का जो ये इंटरसेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और ये रीजन कहलाता है द लिप्टाको गुरमा रीजन।
क्या कहलाता है, लिप्टाको गुर्मा रीजन कहलाता है, ठीक है ना। अब ये जो मतलब डिफेंस एक्ट है, पैक्ट है, इसको भी लिप्टाको गुर्मा चार्टर ही कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली सहेल रीजन जो ये 3 कंट्रीज हैं, माली, बुर्किना फासो और नाइजर, इन्होंने मिलकर के किया है। एक्चुअली होता क्या है कि जो लिप्टाको गुर्मा रीजन है, यहाँ पे माली, बुर्किना फासो और नाइजर जो है वो उनके बॉर्डर्स मिलते हैं। इट हैज़ बीन रेविज्ड बाय जिहादिज्म इन रिसेंट ईयर्स। तो रिसेंट ईयर में जिहादिज्म का बड़ा प्रकोप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी कारण से तीनों कंट्रीज ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम इस रीजन को थोड़ा फ्री करेंगे फ्रॉम ऑल दीज जिहादिस्ट अप्रोच एंड ऑल, और इसको थोड़ा पीसफुल एक डेवलप्ड रीजन के रूप में आगे बढ़ाएंगे। तो दैट इज अ थिंग, एंड द चार्टर बाइंड्स द नेशंस टू असिस्ट वन अनदर इंक्लूडिंग मिलिटरीली इन द इवेंट ऑफ एन अटैक ऑन एनी वन ऑफ द कंट्रीज। तो ये जो लिप्टाको गुर्मा चार्टर है, ये एक दूसरे को बाइंड करता है कि अगर कोई मिलिट्री इवेंट होता है किसी एक कंट्री में, तो दूसरी कंट्री जो है वो मिलकर के हेल्प करेंगे। तो इफ देयर इज अटैक ऑन एनी वन ऑफ द कंट्री देन अदर कंट्रीज विल हेल्प, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। शांति निकेतन फाइंड्स इट्स प्लेस ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पूरे भारत के लिए ही। शांति निकेतन आप सबको पता होगा, इट्स अ टाउन एस्टैब्लिश्ड बाय नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर। आप सबको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर का। गीतांजलि आपको पता होगा उनकी रचना है, तो 1913 में दिया गया था। तो शांति निकेतन एक टाउन है विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर जी, एंड इट हैज़ नाउ मेड इट इनटू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, है ना। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। लोकेशन अगर हम देखें तो ये वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, एंड इट मींस शांति निकेतन का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ पीस। शांति निकेतन, शांति यानी पीस होता है, अबोर्ड होता है उसका घर, है ना। तो शांति निकेतन इज द अबोर्ड ऑफ पीस, और वहाँ पर ये बेसिकली 1901 से इसका बनना शुरू हुआ था। 1901 से इसका बनना शुरू हुआ था, एंड यहीं पे शांति निकेतन में ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन भी रखी थी। तो शांति निकेतन हैज़ बिकेम इंडियाज 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू जॉइन द यूनेस्को लिस्ट। भारत की 41वीं साइट है, 41st साइट टू जॉइन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, हर आदमी दो जगहों के नाम लिखिए जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में हो। ऐसा करके अगर 20 लोगों ने भी लिख दिया ना तो अपने 40 हो जाएंगे। तो 2-3 करके आप लिख सको तो लिखिए। अगर कोई पूरी लिस्ट डाल सकता है तो पूरी लिस्ट डाल दीजिए। दैट इज़ वन थिंग विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू डू, है ना। तो ये प्लीज़ करिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पर आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया 13,000 करोड़ की स्कीम। या मैंने आपको फ्रंट पेज में ऑलरेडी बता दी थी, ये पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में ही है। सो मूव करते हैं प्रोजेक्ट चीता की तरफ। प्रोजेक्ट चीता 1 साल के बाद उसकी सक्सेस के बारे में रिव्यू किया गया है। आप सबको पता है कि अफ्रीका से हमने नामीबिया से चीता लाए थे। 20 टोटल चीते हम लाए थे, 20 चीताज वर देयर। उनमें से 14 सर्वाइव कर गए हैं अभी तक, 6 की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड। 3 कब्स ने जन्म लिया था जिनमें से केवल 1 बचा हुआ है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं मैं तो पालपुर कूनो जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, वहाँ पर ये लाए गए थे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। एंड इसके अलावा अभी रिसेंटली ये देखा जा रहा है कि कुछ जगहें हैं जहाँ पे इनको चीतास को फर्दर रिलीज़ किया जा सकता है, जो कि एक गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा, ये भी मध्य प्रदेश में है, और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी मध्य प्रदेश में। दोनों ही नाम लिख लीजिए, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों ही मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश की चीज़ें वैसे भी यूपीएससी को काफ़ी पसंद है, पूछता रहता है, ठीक है ना। तो अभी ये भी प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो जाएंगे 2024 के आसपास। एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसको याद रखिएगा। अब चीता की डेथ क्यों हुई, 6 चीता की, तो बहुत सारे रीज़न है। किसी का रीनल इन्फेक्शन रीज़न था, तो किसी फीमेल का रिप्रोडक्शन के पहले जो मेटिंग है उसमें रीज़न था, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। कांस्टेंट मॉनिटरिंग के बीच में भी अभी तक 9 डेथ्स हो चुकी हैं। तो कुल जो कब्स हैं, 3 कब्स की भी डेथ हुई थी ना, 6 और 3 कब्स, तो 9 की अगर डेथ हो चुकी है तो ऑलरेडी ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग चीज़ है, जिसमें हमारे जो मतलब लोग हैं रह रहे हैं ऐसी एरियाज़ में, मतलब जो मॉनिटर कर रहे हैं इनको, तो उनके लिए है कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि इस तरीके से इनको प्रिवेंट किया जा सके, तभी हम एक सक्सेस। हालांकि गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आप पूछें इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल एक सक्सेस के रूप में ही देखती हैं, और उनका ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा है। तो दिस थिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 50% से ज़्यादा का सर्वाइवल है, जो कि टफ होता है किसी दूसरी कंट्री में, लेकिन हमने अचीव किया क्योंकि 20 में से हमारे 14 सर्वाइव हैं, तो 50% से ज़्यादा ही है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
आर्टिकल्स पे आते हैं तो क्राफ्टिंग अ न्यू चैप्टर इन पार्लियामेंट्री कंडक्ट, ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये ऑथर ने लिखा है शशि थरूर जी ने। उनका कहना है कि अगर हम इंडियन पार्लियामेंट को देखें तो इंडियन पार्लियामेंट जो है अभी सैडली बहुत सारे डिसरप्शंस फेस कर रहा है। डिसरप्शन मतलब कि चलने नहीं देते, ना क्वेश्चन आर चलने देते हैं, ना कोई चीज़ चलने देते हैं। और कई बार क्या होता है कि उसमें जो क्वेश्चन मतलब होते भी है तो क्वेश्चन का आंसर नहीं करती जो गवर्नमेंट है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो वन साइडेड मोनोलॉग्स में विश्वास रखते हैं, ना कि डिस्कशन डिबेट्स में ऑल। तो ये चीज़ ऑथर का कहना है। ऑथर का ये भी कहना है कि हालांकि हमने ब्रिटिशर्स की बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं, जैसे कि हम यस की जगह आई बोलते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा बिल्स में तो हम आई बोलते हैं, यस नहीं बोलते। तो ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी जो हम लेते हैं, है ना। तो ये ऑल दिस थिंग्स आर देयर फ्रॉम द ब्रिटिश, लेकिन फिर भी ब्रिटिश की कुछ चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी जो फेड होती जा रही, जो ब्रिटिशर्स से हमने ली थी पर वो फेड होती जा रही है। जैसे कि ब्रिटिशर्स अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एक डेकोरम मेंटेन करते थे, बट हमारे यहाँ पार्लियामेंट में तो चप्पल भी चल चुके हैं ना, चप्पलें उड़ती रहती हैं ना, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। तो द ब्रिटिशर्स थिंग्स वर फेडिंग। ये कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं, कॉलोनियलिज्म का मतलब ये नहीं कि हम ब्रिटिशर्स की सारी अच्छी चीज़ें भी हटा दें, हम ब्रिटिशर्स की बुरी चीज़ें हटा दें, कॉलोनियल माइंडसेट की चीज़ें हटाएं, लेकिन ढंग की चीज़ें तो रखें, है ना। तो दिस इज द थिंग विच ऑथर सेज। ऑथर ने यहाँ पे कहा कि 2 ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, हालांकि हमने उनको अडॉप्ट किया नहीं है। पहला है टू अलाउ द अपोजिशन अ डे इन अ वीक टू सेट द एजेंडा। एक दिन हफ्ते का अपोजिशन को दिया जाए कि वो एजेंडा सेट करें और वो बेसिकली उन टॉपिक्स पर डिस्कशन करें जो वो करना चाहते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो डिसरप्शंस होते हैं वो नहीं हो पाएंगे और फिर अपोजिशन फिर जस्टिफाइड भी नहीं रहेगा अगर वो बाद में डिसरप्ट करते हैं तो अपोजिशन डे के रूप में आप उसको दे सकते हैं। तो अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो सारी अलग अलग टाइम पे अपने इशूज़ लेकर के फ्लोर पे आ सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू। ये ऑलरेडी ब्रिटिशर्स में हो रहा है। सेकंड जो ऑथर ने बोला है ब्रिटिशर्स के लिए मतलब हमको जो प्रैक्टिस लेनी चाहिए वह है क्वेश्चन टाइम फॉर द प्राइम मिनिस्टर। एक हमको क्वेश्चन टाइम देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का। इट्स अ सेकंड प्रैक्टिस दैट कैन बी अडॉप्टेड। और इसमें जो इसको PMQ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चंस टाइम बोलते हैं, PMQTA यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम बोलते हैं। तो इसको अगर हम इंक्लूड करते हैं, ये भी यूनाइटेड किंगडम में चलता है। यहाँ पे MPs के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो PM से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकें, है ना, PM से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकें। तो PMQs जो होते हैं वो वहाँ पे तो एवरी वेडनेसडे होते हैं, है ना। और यहाँ पे हम कर सकते हैं एटलीस्ट 30 मिनट्स का, जहाँ प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होगी और प्राइम मिनिस्टर आंसर्स दें, है ना। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारा जो पार्लियामेंट की वर्किंग है और ज़्यादा एफिशिएंट होगी और इससे जो है थोड़ा ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी और एक कहना चाहिए यूनिक टेस्ट मिलेगा इंडिया के लोगों को भी मज़ा आएगा करने में, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। दूसरा जो आर्टिकल है वो अपोलो के फाउंडर ने लिखा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मेडिकल के ऊपर लिखा होगा। अपोलो के नाम से आपने अपोलो हॉस्पिटल से सब बहुत सुना होगा। ऑथर का ये कहना है कि जो हमको मेन चीज़ है अपने हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है। इसके लिए ऑथर ने जो सजेशंस दिए मैं आपको बता दूँ, सिर्फ सजेशंस की बात आपको बता दूँ। पहला जो सजेशन दिया हुआ है कि पब्लिक प्लस प्राइवेट, है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिल करके काम करना चाहिए, तभी अपने हेल्थ सेक्टर को और ज़्यादा आगे बढ़ा पाएंगे। सेकेंड जो ऑथर ने सजेशन दी वो है AI का यूज़। AI का यूज़ हालांकि बढ़ता जा रहा है बट और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका यूज़ करने की ज़रूरत है और प्राइवेट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है इन ऑर्डर टू यूज़ दिस AI ड्रिवन हेल्थ केयर सोल्यूशन। तो AI ड्रिवन हेल्थ केयर सोल्यूशन जो है वो लाने की बात ऑथर ने की है। दूसरा उन्होंने जो बात की है वो बात की है पब्लिक प्लस प्राइवेट की पार्टनरशिप की। अगर वो हो जाती है तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इंडिया जो है वो बहुत एक MVT यानी कि मेडिकल वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन के रूप में फेमस है और हम इसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो ट्रांसप्लांट हो, चाहे कार्डियोलॉजी हो, ऑन्कोलॉजी हो, है ना। एक दिन मैंने ऑन्कोलॉजी शायद हार्ट से रिलेटेड या कुछ ऐसा बता दिया था, बट वो ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर से रिलेटेड, कार्डियोलॉजी यानी हार्ट से रिलेटेड, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमको MVT इंडिया को बनाए रखना है, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल बनाए रखना है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है। होप यू गॉट क्लैरिटी। हमको ऑब्वियस बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, डॉक्टर्स को यहाँ पे रखने की ज़रूरत है, उनकी सैलरी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें तो करनी है। हमको जो करना है वो PPP मॉडल को और आगे बढ़ाना है। दूसरा हमको AI का मदद और ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो ये आर्टिकल्स भी यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।